हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस क्रम में आज हम लोग हिंदी सेट 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि यहाँ पर एक पद दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि अलंकार, आपको इसमें कौन सा अलंकार होगा वही आपको क्या करना है, पहचानना है। तो देखिए यह क्या है, शब्द दिया गया है, कौन सा, एक पद है कि भिखारी को देखकर पट देत बार बार है। यानी कि भिखारी को देखकर पट देत बार बार है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको क्या करना है, अलंकार बताना है। इसमें से भिखारी को देखकर पट देत बार बार है, इसमें एक शब्द, जो एक ही शब्द आया उसके क्या है, देखिए कई अर्थ निकल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पट शब्द को, पट शब्द है हमारा यहाँ पे, तो इस पट शब्द का अर्थ क्या होगा, इस पट शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो एक तो होगा क्या, वस्त्र। पट का मतलब होता है एक वस्त्र होता है, कपड़ा, ठीक है, वस्त्र होता है। और दूसरा पट का मतलब क्या होता है, तो दरवाजा, दरवाजा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है कि भिखारी को देखकर पट देत बार बार है। अब दो अर्थ निकल रहा है इस पट का, या तो वस्त्र दे रही है या फिर दरवाजा बंद कर दे रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। के कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं इसकी, एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलता है, यानी कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी कि लिख देती हूँ यहाँ पे श्लेष का परिभाषा क्या है श्लेष की, एक ही शब्द के एक से अधिक, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, ठीक है, एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि भिखारी को देखकर पट देत बार बार। अब इस पट शब्द का अर्थ दो है, एक तो वस्त्र हो गया और एक दरवाजा हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में कि क्या होता है कि चीज़ों को बहुत ही जो रियल होती हैं उन रियल चीज़ों से बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जब किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब क्या है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका क्या हुई, हमारी सारी लंका हमारी जल गई। तो यही क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा रेखांकित पद क्या होगा, लेकिन हमारा रेखांकित पद होगा। अब देखिए पूछ रहा है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है अव्यय होगा इसमें, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या फिर क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अव्यय होगा देख लेते हैं कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन क्या, वह अच्छा बना। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा, हम तो देखें अगर अव्यय की बात करते हैं, देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्यों होगा, तो देख लेते हैं क्यों होगा कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता नहीं बताता है, यानी कि क्रिया या संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि क्या करता है,
एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ता है। लेकिन क्या संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक नहीं बल्कि समुच्चय बोधक। क्या कर रहा है, उसने, सबने उसे बुरा कहा, अब ये क्या कर रहा है, कंजक्शन, जोड़ने का काम कर रहा है। वह लेकिन वह अच्छा बना, यानी कि उसने बुरा कहा इस पद को और वह अच्छा बना इस पद को, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन कर रहा है। इसीलिए क्या है, यह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के, यानी कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि वाक्य क्या है, अशुद्ध दिया हुआ है, यह वाक्य क्या है, तो अशुद्ध वाक्य है और आपको इस वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना है। तो देखते हैं, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। वाक्य हमारा कैसा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, वाक्य कैसा है, तो अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, या विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, शुद्ध रूप, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा क्या है, मैदान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न अपना। चौथा प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न पर यानी कि जो विचार करना है कि इन विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते, यानी कि जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं, या मात्रिक छंद कहते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा है कि क्या, कि छंद में सभी चरण समान होते हैं तो उसे क्या कहा जाए। जब सभी चरण समान होंगे तो क्या कहा जाएगा, छंद में जब सभी चरण समान होंगे उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। जब छंद में सभी चरण समान होंगे तो उसे सममात्रिक छंद। जब क्या होंगे, सभी चरण समान नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होगा, विषम मात्रिक, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ, चरण समान नहीं। अगर चरण जो है समान नहीं है तो वहाँ पे कौन सा होगा, विषम मात्रिक छंद। अगर जो है चरण समान होंगे वहाँ पे क्या होगा, सममात्रिक छंद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी कि दिए गए जो मुहावरा है उस मुहावरे का सही अर्थ है। अब मुहावरा कौन सा दिया गया, देखते हैं। मुहावरा है हमारा घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा है, क्या है यह, मुहावरा है, यह मुहावरा है हमारा। और इसका पूछ रहा है कि घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ इसमें से कौन सा होगा। तो देखते हैं, कह रहा है प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, या बहुत अनुभवी होना। तो लोग कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत घाट घाट का पानी पी रखा है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हूँ, यानी कि बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर होगा। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव, कौन सा भाव, किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। अब देखिए प्रश्न सीधे अगर चाहता तो ये पूछ सकता था कि शोक किसका अस्थाई भाव है, लेकिन नहीं, इसने शोक अस्थाई भाव नहीं बल्कि प्रश्न को कितना घुमा के पूछा है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। तो हास्य की, वीर की, वात्सल्य की, या करुण रस की। तो हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, हास, ठीक है। वीर का क्या अस्थाई भाव होता है, उत्साह। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको। करुण किसका है, तो करुण जो है यही शोक, करुण इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। रस से यह जो है क्या है, यह रस से प्रश्न पूछा गया है कि शोक का भाव उत्पन्न होता है वह किस भाव की उपस्थिति, यानी कि करुण भाव की या करुण रस की उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को अपने। सातवां प्रश्न है अपना कि सातवां प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी कि जो यह वाक्य परिवर्तन आपको करना है, वाक्य राधा स्कूटी चला रही है, परिवर्तन किस में करना है? भाववाच्य में आपको परिवर्तन करना है। किस में? भाववाच्य में। अब कह रहे राधा स्कूटी चला रही है, तो उसका भाववाच्य में हम परिवर्तन कैसे करेंगे? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्या है कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई या स्कूटी राधा चलाई, तो क्या होगा? यानी कि भाववाच्य, भाव आना चाहिए। यानी कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यही क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। भाववाच्य में क्या होता है? तो देखिए, क्रिया का वह रूपांतरण, यानी कि क्रिया का वह रूप परिवर्तित होगा जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य कहलाता। जैसे राधा से चलाई जाती है, तो यहाँ पे क्या है? भाव, कैसा भाव आ रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो ये भाववाच्य है, राधा स्कूटी चला रही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न अपना, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो उद्धरण चिन्ह का विकल्प पूछा है, कौन सा है उद्धरण चिन्ह? आपसे देखिए, पिछली क्लास में भी उद्धरण चिन्ह से प्रश्न था, इस क्लास में भी उद्धरण चिन्ह से आपके प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, उद्धरण चिन्ह हम, या फिर इसी उद्धरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। अब ऑप्शन ए है पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना, यह नाम ही है इनका। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पे ये जब चिन्ह रहेगा दो शब्दों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? यह योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह है। जैसे मैंने पाप पुण्य में बताया था, योजक चिन्ह है। वाह कितना मज़ा आ रहा, यह क्या है? वाह कितना मज़ा आ रहा, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो देखिए, वाह कितना मज़ा आ रहा, इसमें जो है कौन सा है? यह विस्मय का है, विस्मय बोधक है। कैसा है? कि विस्मय बोधक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यह जो है किसका चिन्ह है? विस्मय बोधक का है। ठीक है, किसका है? विस्मय बोधक का चिन्ह है। चिन्हों को याद रखिए क्योंकि प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में इससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? यानी कि यह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह क्या है? तो प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि जब ये योजक चिन्ह है, ये विस्मय बोधक है और ये प्रश्नवाचक है, तो आपसे उद्धरण या अवतरण चिन्ह पूछा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यानी कि जो ये लगता है क्या है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। एक और होता है डबल वाला, तो डबल वाला कहाँ लगता है? कि जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, और किसी नाम के आगे लगाना हो तो वहाँ पे सिंगल वाला लगता है, उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ते देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि निम्न 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी कि सही समास वाला आपको विकल्प पहचानना है कि कौन सा सही समास होगा इसमें। किसमें? शब्द हमारा क्या है? चक्रधर है। अब इस चक्रधर में कौन सा समास है? इसका विग्रह दे रखा है और इसका विग्रह, सही विग्रह पहचानना है। तो देखिए, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, या चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, तो क्या होगा? चक्रधर, मतलब कि चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि क्या होगा? चक्रधर का मतलब होगा कि चक्र धारण किया है जिसने। यानी कि यहाँ पे समास कौन सा है? तो चक्र और धर, चक्र धारण किया है जिसने, यानी कि किसने चक्र धारण किया है? तो भगवान विष्णु। किसने? भगवान विष्णु ने। तो देखिए, भगवान विष्णु ने चक्र धारण किया है, तो यहाँ पे चक्रधर में समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या होती है कि ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा अर्थ निकलता है चक्रधर में। यानी कि चक्र धारण किया है जिसने, यानी कि भगवान विष्णु, तीसरा अर्थ निकला ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक है, लंबोदर में बात करें, लंबोदर, इसी तरह के और एग्जाम्पल बहुब्रीहि का देख लेते हैं, बहुत पूछता है। लंबोदर भी बहुत पूछा जाता है। लंबोदर में कौन सा समास है? मान लीजिए दे दे कि लंबोदर में अविग्रह दे दे, तो लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। भगवान गणेश यानी कि क्या? तीसरा अर्थ निकल के आया ना कि लंबोदर, यानी कि लंबा है उधर जिसका, यानी कि कौन? भगवान गणेश। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना 10वां प्रश्न क्या है कि
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। देखते हैं, रात में घूमने वाला। अब रात में घूमने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो रात में घूमने वाले को एक शब्द में देखिए भ्रमणीय कहेंगे, उसे तपस्वी कहेंगे, निशाचर कहेंगे, अजर कहेंगे। तो ये आम बोलचाल में भी लोग कहते हैं, रात में अगर कोई व्यक्ति घूमता है तो उसे कहते हैं कि क्या निशाचर हो, घूम रहे हो रात में। मतलब रात में घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है कि रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न अपना। 11वां प्रश्न है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी कि यह शब्द क्या है? अनेकार्थी। मुद्रा है जो कि अनेकार्थी, इसके अनेक अर्थ होंगे। अब उसमें से एक अर्थ पूछा है, कौन सा इसका एक अर्थ होगा? मुद्रा का। तो मुद्रा का एक अर्थ कौन सा है? देखिए, रूप होगा, भाग होगा, पर्वत होगा या गोद होगा। तो मुद्रा कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। और इसमें से इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, रूप होगा। और भी इसके अर्थ होंगे मुद्रा के, तो जान लेते हैं कौन कौन से होंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मुद्रा, और इसके और भी जो रूप हैं उन रूपों पे हम चर्चा करते हैं। जैसे मुद्रा का मतलब क्या होता है? तो सिक्का होता है। एक तो होता है क्या? सिक्का। दूसरा क्या हो जाएगा? धन। दूसरा हो जाएगा क्या? तो धन, यानी कि मुद्रा का क्या हो जाएगा? सिक्का हो गया, धन हो गया, मुहर हो गया। पहले लोग मुहरें इस्तेमाल करते थे, मुहर हो गया। और क्या हो गया? तो अंगूठी। अंगूठी यह भी क्या है? इसी मुद्रा का एक अर्थ है। तो मुद्रा का अर्थ में देखें तो रूप है, सिक्का है, धन है, मुहर है, अंगूठी, ये सभी क्या है? मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं। 12वां देखते हैं अपना। 12वां क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानें। कि कारक पहचानना है आपको, वो भी कौन सा? कर्ता कारक को पहचानना है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ता कारक का पहचान क्या होता है? तो कर्ता कारक का पहचान होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यह एक अलग कॉन्सेप्ट है। किसी दिन आपको एक कारक की, जितने कारक है आपको उन कारक को पहचानने की ट्रिक वाली क्लास आपको दी जाएगी, जिससे आप देखते ही पहचान लेंगे किसमें कौन सा कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानना है। तो इसमें सही कर्ता कारक आपको आंसर मिल गया होगा कि रोहन ने हॉकी खेली। अब कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है? ने। क्या है? ने। कर्म कारक का क्या होता है? को। करण कारक का क्या होता है? से। तो कर्ता ने आ गया। कर्ता कारक कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि ने में क्या है? कर्ता कारक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न अपना। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ होता है, यानी कि कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो और जिसका काम हो। तो अब बताइए कर्ता का अर्थ क्या होगा? तो जो कार्य करे। कर्ता क्या होता है? कि जो कार्य करे, जो स्वयं कार्य को करता है, वही क्या होता है? कर्ता होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल क्या है? सही काल वाला विकल्प पहचानना है। वाक्य क्या है? आज वर्षा होगी। अब आज वर्षा होगी में कौन सा काल है आपको ये पहचानना है। सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, या सामान्य भविष्य काल है, या फिर भूतकाल है। तो इसमें क्या है कि आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें क्या है? सामान्य भविष्य काल है कि आज वर्षा होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है अपना कि निम्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक, अब यहीं पे आप सकर्मक अकर्मक क्रिया को जान लीजिए, यही कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सकर्मक क्या होता है? तो कर्म के साथ। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। और अकर्मक का मतलब क्या होता है? बिना कर्म के। बिना कर्म के, ये लाइन याद रखिएगा। अब कर्म के साथ मतलब क्या हो गया? सकर्मक अकर्म। तो कर्म के साथ। और अकर्मक में क्या है? तो बिना कर्म के। ठीक है, तो कर्म होगा। और अब देखिए
सकर्मक में क्या होता है कि जो कर्ता जो कर्म करता है ना, उसका प्रभाव उस कर्ता पे नहीं पड़ के बल्कि कहाँ, उस चीज पे पड़ता है। कोई चीज होती है उस पे पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखती हूँ सकर्मक का कि राम सेब खा रहा है। राम सेब खा रहा है। अब देखिए, राम सेब खा रहा है तो इसमें कौन सी क्रिया है, मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, कैसे पहचानेंगे? तो राम क्या है, करता है और क्या कर रहा है, तो सेब खा रहा है। राम क्या कर रहा है, सेब खा रहा है। अब राम क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, सेब खा रहा है। अब जब सेब खा रहा है तो मतलब सेब खत्म हो जाएगा, खा लेगा राम सेब तो सेब खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो है कर्ता जिस काम को करे उसका जब प्रभाव उस कर्ता पर ना पड़ के बल्कि उस वस्तु पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर ही पड़े। अब जैसे अकर्मक क्रिया देख लिए, कशिश हंस रही है, तो कशिश हंस रही है ना, कशिश है, कोई लड़की है और यह जो है हंस रही है। तो जब कशिश हंस रही है उसका प्रभाव कशिश पर ही पड़ रहा है, हंस रही है तो उसका प्रभाव सीधा कशिश पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है। अब चिड़िया जब उड़ रही है तो उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया, यानी कि उसका प्रभाव किस पर, चिड़िया उड़ेगी, पंख थकेंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, चिड़िया पर ही पड़ेगा। सूरज उग रहा है तो यहाँ पे इसका प्रभाव सूरज पर ही पड़ रहा है, उगेंगे तो। लेकिन बात करें ऑप्शन डी की, हमारी राइट आंसर है कि सीता बीड़ा बजा रही है। अब देखिए, सीता कर्म हो गई और यह क्या बजा रही है, बीड़ा बजा रही है। अब इसका प्रभाव सीता पर नहीं पड़ के बल्कि किस पे पड़ रहा है, वीणा पे पड़ रहा है, यानी कि सीता बीड़ा बजा रही है। तो इसमें क्या होगा, कर्ता हमारी सीता हो गई, बजाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्या बजा रही है, बीड़ा बजा रही है, यानी कि उस वस्तु का जो बीड़ा बजा रही है इसका प्रभाव सीता पर नहीं बल्कि किस पर पड़ रहा है, बीड़ा पर पड़ रहा है। तो यह कौन सा हमारा क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म है। इसमें कौन सा कर्म है, तो वीणा, वीणा क्या है, कर्म है, यानी कि सीता बीड़ा बजा रही है। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग शब्द पहचानना है आपको, साम्राज्ञी का क्या है, साम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द पहचानना है। राजा, महाराजा, सम्राट या बादशाह। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रानी, महाराजा का महारानी, सम्राट का क्या हो जाएगा, साम्राज्ञी, यानी कि साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सम्राट, या सम्राट का अगर पूछ दे स्त्रीलिंग तो साम्राज्ञी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न अपना। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको बहुवचन वाला रूप पहचानना है। तो शब्द क्या है, चिड़िया। अब इस चिड़िया का बहुवचन आपको पहचानना है। यहाँ पे क्या होगा, चंद्रबिंदु होगा, क्या होगा, चंद्रबिंदु, ऐसे रहेगा, ऐसे चंद्रबिंदु, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए है चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियो, चिड़ा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया। हमेशा याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया होगा। देखिए चंद्रबिंदु ऐसे लगा होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 18वां है। निम्न 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो क्या है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, यानी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, वर्णमाला या फिर ध्वनियाँ। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोला है, जैसे क, हमने लिखा क, इस क में क्या है, ऐसे इस क में देखिए संधि विच्छेद करें तो ऐसे हलंत लगा दिए तो ये व्यंजन हो गया, प्लस अ, तब जाके क्या बनता है, क बनता है यह, यानी कि इसमें क्या है, स्वर छिपा हुआ है, ठीक है, अ स्वर छिपा हुआ है। अगर सिर्फ क हलंत दे के लिखा है तब तो एक व्यंजन है, लेकिन ऐसे लिखा है तो इसमें कहीं न कहीं क्या है, स्वर है, यानी कि वर्ण है। तो जो वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही ऊपर वाली क्लास में ही दे दिया, ऊपर वाले हमने प्रश्न में दे दिया 18वें में, कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए
किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का। तो हमने ऊपर बताया आपको कि हलंत, जैसे हमने कहा क, ऐसे क लिखा है लेकिन ये व्यंजन नहीं है, हलंत हमने, ये हलंत होता है। अब ऐसे लगा दिया तो यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्यंजन है, लेकिन हमने ऐसे क लिख दिया तो इसमें कहीं न कहीं स्वर छिपा है। जैसे यहाँ पे हलंत लगाया क प्लस अ, तब ये क बना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ हलंत लगा दिया इस क में तो यह मतलब इसका यह डिनोट करता है, यह बताता है कि यह का क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है। यानी कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उस किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द पहचानिए। यानी कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द को पहचानना है। शक्ति क्या है, तो शक्ति एक संज्ञा है। अब इससे शक्ति का विशेषण शब्द क्या होगा, शक्तिवर्धक होगा, शक्तिशाली होगा, शक्तिरोधक होगा या सशक्त होगा। तो शक्ति का विशेषण क्या होगा, शक्तिशाली, ठीक है। शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, इक्कीसवां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। यानी कि सर्वनाम का सही भेद कौन सा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, कोई आपसे मिलने आया है, यह क्या है, एक शब्द है कि कोई आपसे मिलने आया है। अब इसमें कौन सा है सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक या निजवाचक, कौन सा सर्वनाम है, कोई। यानी कि क्या है, निश्चित ही नहीं है कि कौन है, कोई है तो पता नहीं कौन है, तो मतलब कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। यानी कि इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इनकी रचना है। तो देखते हैं कौन सी इनकी रचना है। झरना, झरना किसकी रचना है, तो झरना जो है किसकी रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की। झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है इनकी। और बोले तो आंसू है, कौन सा है, आंसू है, आंसू है झरना, ठीक है। झरना आंसू इनका है। प्रिय प्रवास किसका है, यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यही रचना है, क्या, प्रिय प्रवास है। बात करें अगर प्रेम प्रलाप किसकी रचना है, तो यह प्रेम प्रलाप किसका है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी। और क्या रचना है, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है। अंधायुग किसका है, तो अंधायुग धर्मवीर भारती का, इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है। धर्मवीर भारती का है अंधायुग। यह सारे जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 23वां देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो यह बताता है कि फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित उपन्यास। अब इनमें से फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो देखते हैं, मधुशाला है। तो देखिए, मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है यह। और इनका क्या है, मधुशाला भी है, मधुबाला भी है, पूछता है बहुत बार, मधुबाला, मधुकलश, ये सब किसके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। मैला आंचल किसका है, तो ये मैला आंचल जो उपन्यास किसका है, फणीश्वर नाथ रेड्डी का है। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस का भी रचनाकार जान लीजिए, क्योंकि यह भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मृगनयनी किसकी रचना, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, यानी कि ना तो उपसर्ग होता है और ना ही प्रत्यय होता है। अब उपसर्ग क्या होता है, तो देखिए,
उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के आरंभ में। शब्द के आरंभ मतलब शुरुआत, जब शुरुआत होता है, शुरू होता है तभी लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। ठीक है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछा गया है। अब देखते हैं 24वां का उत्तर क्या होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं होता है। क्रिया, अव्यय, शब्दांश या सर्वनाम। शब्दांश जो होते हैं ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। न तो ये उपसर्ग होते हैं और न ही ये प्रत्यय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तद्भव का मतलब क्या हुआ कि आम बोलचाल में, कहाँ पे? आम बोलचाल में जो प्रयोग होता है, आम बोलचाल में प्रयुक्त भाषा, मतलब हम आम हिंदी में जो आम बोलचाल में हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह तद्भव होता है। यहीं पे एक टर्म आता है तत्सम। तत्सम क्या होता है? यह शुद्ध संस्कृत का रूप। क्या होता है? संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। और ये तत्सम तद्भव आते कहाँ से? इन्हीं तत्सम शब्दों से, इनसे निकल करके, इनके जो निकल करके इनसे इनका विकृत रूप बनता है, वही तद्भव बनता है जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं, मक्षिका शब्द है, यानी कि कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अब इसका तद्भव रूप पूछा है तो क्या होगा? मोर होगा, भंवरा होगा, मेढक होगा या मक्खी होगा? तो मक्षिका शब्द का अगर हम तद्भव की बात करें तो क्या होगा? मक्खी। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? मक्खी होता है। और अगर हम बात कर लें मोर का, अगर मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम मयूर, संस्कृत शब्द मयूर होता है। भंवरा का क्या होता है? तो तत्सम इसका भ्रमर होता है, भ्रमर। सारे टर्म याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। मेढक का क्या होगा? मंडूक। नहीं, लोग कहते हैं कि तुम तो कूप मंडूक हो, यानी कि कूप मंडूक हो, यानी कि कुएं का मेढक तो मंडूक। मेढक का क्या होता है? मंडूक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यानी कि प्रत्यय से नहीं बना है। मैंने बताया अभी प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के अंत में। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही क्या हो जाएं, याद हो जाए, बाद में आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो शब्द के अंत में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। जैसे जयमाला ले लीजिए, जयमाला, जयमाला। तो इसमें जयमाला में क्या है? तो जयमाला, यानी कि जय में क्या है? माला, उपसर्ग लगा, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, माला, आला प्रत्यय। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? आला प्रत्यय है। ठीक है, जयमाला में आला प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे शिष्या, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? शिष्या, यहाँ पे आ प्रत्यय है। शेरनी में कौन सा? बड़ी ई प्रत्यय है। दयामय, यहाँ पे अय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अय प्रत्यय है। और परिचय, बात करें अगर परिचय की तो परिचय में कौन सा? परि उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसी में क्या है? उपसर्ग है। यह प्रत्यय से नहीं बल्कि उपसर्ग से बना है। किससे बना है? उपसर्ग बना है। और कौन सा उपसर्ग है? इसमें परि उपसर्ग है। ठीक है, परि उपसर्ग है परिचय में। ठीक है, आगे देखते हैं 27वां क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी कि यह शब्द सन्यासी है, इसका विपरीत अर्थ आपको क्या पूछा है? विलोम, एक तरह से कि सन्यासी का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ है, वैरागी है, शिष्ट है या सुलभ है। तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। सन्यासी देख लीजिए कैसे, जब वर्तनी शुद्धि में आता है तो सन्यासी ऊपर ऊपर विंदी, फिर न, फिर यासी, सन्यासी ऐसे लिखा रहता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। नारी इच्छा, क्या है? नारी इच्छा। तो नारी इच्छा पहले तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा तो बिल्कुल नहीं। नारी प्लस बड़ी का भी नहीं होगा, नारी प्लस छ ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, नारी प्लस इच्छा, याद रखिएगा इसको। आज का देखते हैं सेकंड लास्ट 29वां प्रश्न। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें
जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? नियत। नियत का मतलब क्या होता है देखते हैं। निश्चित होता है, इच्छा होता है, तरफ होता है, गरीब। लेकिन है कि इस चीज़ का हमने परीक्षा का समय नियत कर दिया गया है। परीक्षा की समय क्या कर दी? नियत कर दी। नियत मतलब निश्चित। नियत का मतलब क्या हो गया? निश्चित होता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न अपना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। समान अर्थ मतलब क्या? समान अर्थ का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची, यानी कि उसके समान ही अर्थ रखता हो। जैसे शरीर का पर्यायवाची कह लीजिए या समानार्थी कौन होगा? कलेवर है, विटप होगा, पद्मा होगा, महिला होगा। तो क्या हो जाएगा? शरीर का सही समान अर्थ वाला शब्द कलेवर। क्या हो जाएगा? कलेवर। तो ये थे आज हमारे टॉप हिंदी के 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।